अब देखिएगा थ्योरम नंबर 3 है। लास्ट वीडियो में थ्योरम सेकंड को एक्सप्लेन किया गया था, अब थ्योरम नंबर 3 को एक्सप्लेन कर रहा हूं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस DF, यानी कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन आपको दिखानी है किसी नॉन एम्प्टी सबसेट W के लिए, और वो सबसेट होना चाहिए किसी वेक्टर स्पेस DF का, टू बी ए वेक्टर स्पेस। अगर वो वेक्टर स्पेस है DF का तो दो कंडीशन है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W इज टू इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W, और A बिलोंग्स टू F अल्फा बिलोंग्स टू W इज टू इम्प्लाइज A अल्फा बिलोंग्स टू W। यानी कि अगर कोई सबसेट W किसी वेक्टर स्पेस DF का कोई सबसेट W सब स्पेस होता है तो उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो होती है वो ये होती है जो फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में लिखी हुई है। तो जब हम नेसेसरी कंडीशन लेने जाएंगे तो नेसेसरी कंडीशन लेने के लिए मैं W को सब स्पेस मान लूँगा, दोनों कंडीशन को प्रूव करके दिखाऊंगा। और जब मैं सफिशिएंट कंडीशन लेने जाऊँगा तो सफिशिएंट कंडीशन में मैं दोनों कंडीशन को ट्रू मान लूँगा और इनकी हेल्प से सिद्ध करके दिखाऊंगा कि जो मेरा सब स्पेस W होता है वो वेक्टर स्पेस की 11 की 11 प्रॉपर्टी का पालन करता है, और इस तरह से सिद्ध हो जाएगा कि W जो है वो सब स्पेस है। अब देखिएगा प्रूफ, सबसे पहले डालते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में हम W को सब स्पेस लेकर के चलते हैं। इफ W इज सब स्पेस ऑफ DF then W itself a वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पर हमने डेफिनेशन का प्रयोग करा कि जो सब स्पेस होता है वो वेक्टर स्पेस की 11 की 11 प्रॉपर्टी का पालन करता है। अब हमने कहा कि W अगर वेक्टर VF का सब स्पेस है तो W जो है वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस होगा, और वेक्टर स्पेस में नंबर 1 में जो 5 प्रॉपर्टी आती हैं वो ये होती हैं कि W जो है जो भी वेक्टर स्पेस है वो वेक्टर एडिशन में एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब मैं पहली प्रॉपर्टी देने वाला हूं, इस टू इम्प्लाइज W इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर वेक्टर एडिशन। अब मैं अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W ले रहा हूं तो अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W मैं प्रूव करने जा रहा हूं फर्स्ट कंडीशन के लिए। अब मैं लेता हूं फॉर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W इज टू इम्प्लाइज अल्फा कॉमा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। अल्फा बीटा अगर मेरे W से आ रहे हैं तो मैं गारंटी लूंगा कि अल्फा माइनस बीटा भी जो है वो W से आएंगे। अब बीटा पे मैंने माइनस लगा दिया है तो माइनस लगाने से हमारा एडिटिव इनवर्स आ जाता है। ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि माइनस बीटा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बीटा। और जो एबिलियन ग्रुप होता है उसमें हर एलिमेंट जो है अपना एडिटिव इनवर्स रखता है, तो बीटा अगर W के अंदर है तो गारंटी के साथ आप कह सकते हैं कि माइनस बीटा भी जो है वो W के अंदर होगा। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं बाय क्लोजर लॉ और वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन का मैं क्लोजर लॉ लगा रहा हूं तो अल्फा प्लस माइनस बीटा बिलोंग्स टू W इज टू इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। ये मेरी पहली कंडीशन हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन में देखिएगा, फील्ड का एलिमेंट A है, स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, स्केलर की मल्टीप्लाई वेक्टर से करते हैं तो A अल्फा बनता है जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, और हमारा सब स्पेस वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों को फॉलो करता है, तो यानी कि सेकंड कंडीशन सिर्फ एक ही लाइन में जो है प्रूव हो जाएगी। अब ऐसे लिख लेते हैं, सिंस W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर
addition. Since W is closed, vector addition, then A belongs to F, comma alpha belongs to W. This so implies A alpha belongs to W. इस प्रकार से आपकी पहली कंडीशन भी प्रूव हो जाती है और दूसरी कंडीशन भी प्रूव हो जाती है। अब सफिशिएंट कंडीशन लेने चलते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में हम दोनों दी गई कंडीशन को ट्रू मानेंगे और ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि W सब स्पेस है। और सब स्पेस की डेफिनेशन ये कहती है कि W जो है वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। तो वेक्टर स्पेस की 11 प्रॉपर्टी अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। 11 में से थोड़ी सी छोड़ दी जाएंगी और थोड़ी सी जो है प्रूव करके दिखाई जाएंगी। अब देख लीजिएगा सफिशिएंट कंडीशन में we consider that subset W of BF satisfy the following प्रॉपर्टी। अब मान लीजिएगा जो सबसेट W है वो नीचे दी गई प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है। पहली प्रॉपर्टी आपकी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W तो इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी A बिलोंग्स टू F कॉमा अल्फा बिलोंग्स टू W इसको इम्प्लाइज A अल्फा बिलोंग्स टू W। अब इन दोनों कंडीशन को मैं आपको लेकर के चलूँगा। अब यहाँ से अब फर्स्ट कंडीशन में हो जाएगा अल्फा और बीटा दोनों W को बिलोंग्स कर रहे हैं। तो अल्फा मेरा W को बिलोंग्स कर रहा है तो मैं अब ऐसे लिखता हूँ और अल्फा बिलोंग्स टू W then by फर्स्ट कंडीशन मेरी कहती है कि कोई सा भी एलिमेंट अगर W को बिलोंग्स करेगा तो डिफरेंस लेने के बाद जो नंबर आएगा वो भी W को बिलोंग्स करेगा, वेक्टर जो भी आएगा। बाई फर्स्ट कंडीशन अल्फा माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W इज टू इम्प्लाई 0 बिलोंग्स टू W। अब देखिएगा मैंने सिद्ध कर दिया है 0 जो है वो W को बिलोंग्स करता है। तो ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी एक्सिम हो चुकी है मेरी। मैं प्रूव कर चुका हूँ कि 0 जो है वो W के अंदर होगा, यानी कि मेरा W जो है वो आइडेंटिटी को रखता है। तो आइडेंटिटी एक्सिम जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब मैं इन्वर्स में जा रहा हूँ, क्योंकि 0 कॉमा अल्फा बिलोंग्स टू W बाई फर्स्ट कंडीशन 0 माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W इज टू इम्प्लाइज माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W। अब देखिएगा अगर अल्फा तुम्हारा W को बिलोंग्स करता है तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया है कि माइनस अल्फा भी W को बिलोंग्स करेगा और माइनस अल्फा जो है अल्फा का एडिटिव इन्वर्स है। तो ये हो जाती है इन्वर्स एक्सिम। इस प्रकार से इन्वर्स एक्सिम सिद्ध हो जाती है। तो यानी कि कोई एलिमेंट अगर मैं W के अंदर लेता हूँ तो उसका माइनस लगाने के बाद जो है वो भी W के अंदर हो जाएगा। अब मैं क्लोजर लॉ प्रूफ करने वाला हूँ, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W इज टू इम्प्लाइज अल्फा कॉमा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। अब बीटा अगर मेरा W के अंदर है तो सीधी सी बात है कि माइनस बीटा भी मेरा W के अंदर होगा, क्योंकि ऊपर में इन्वर्स एक्सिम को सेटिस्फाई कर चुका हूँ। अब यहाँ से हो जाएगा बाई फर्स्ट कंडीशन अल्फा माइनस माइनस बीटा बिलोंग्स टू W इज टू इम्प्लाइज अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W। अब देखिएगा अल्फा बीटा अगर W के एलिमेंट है तो अल्फा प्लस बीटा भी जो है वो W के एलिमेंट होंगे। तो ये मेरा वेक्टर एडिशन का क्लोजर लॉ हो गया। ये हो गया क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में प्रूव कर चुका हूँ। और 3 प्रॉपर्टी एबिलियन ग्रुप होने के कारण 5 प्रॉपर्टी होती हैं। 5 प्रॉपर्टी में से 3 प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो रही है। 3 प्रॉपर्टी। अब एक एसोसिएटिव रह गई है, एक एसोसिएटिविटी रह गई है और एक रह गई है कॉम्यूटेटिव।
लेकिन जो W के एलिमेंट होंगे वो वेक्टर स्पेस BF से आए हैं और BF के एलिमेंट एसोसिएटिव रूल को और कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करते हैं। तो इस कारण से W के जो एलिमेंट होंगे वो एसोसिएटिव रूल और कॉम्यूटेटिव रूल दोनों को फॉलो करेंगे। तो मेरी पांचों प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएंगी। इसके लिए 2 लाइन लिख देंगे। एलिमेंट्स ऑफ W आर आल्सो ऑफ सो जो W के एलिमेंट हैं वो V के भी एलिमेंट हैं और V वेक्टर स्पेस है। और सो की जगह मैं लिख देता हूँ एंड V इज वेक्टर स्पेस। सो एलिमेंट्स ऑफ W satisfy associative and commutative law for vector addition। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जो W के एलिमेंट है वो V के भी एलिमेंट होंगे और V मेरा वेक्टर स्पेस है। तो इस कारण से W के मेरे एलिमेंट एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव लॉ दोनों को फॉलो करेंगे। अब 2 प्रॉपर्टी यहाँ थ्योरी में लिख दी गई हैं, 3 प्रॉपर्टी ऊपर आ चुकी है, तो टोटल हो गई है 5। दिस प्रूव दैट W इज एन एबिलियन ग्रुप। अब ये प्रूव कर चुका हूँ मैं कि W जो है वो एबिलियन ग्रुप है। अब एबिलियन ग्रुप जो है आ चुका है तो वेक्टर एडिशन की मेरी सारी प्रॉपर्टी हो चुकी हैं और वेक्टर स्पेस होने के लिए 2 प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। वेक्टर एडिशन को वो फॉलो करता हो और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को वो फॉलो करता हो। तो वेक्टर एडिशन का तो मेरा काम खत्म हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ स्केलर में मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मेरी सेकंड कंडीशन में दे ही रखा है बाय सेकंड कंडीशन W is closed under scalar multiplication। अब जो मेरी दूसरी वाली प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि W के जो एलिमेंट हैं वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हैं, यानी कि W is closed अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन भी हो चुका है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो चुका है और सारी प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब आप कह सकते हैं कि W जो है वो वेक्टर स्पेस है और जब कोई सबसेट वेक्टर स्पेस हो जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है वेक्टर सब स्पेस। ये लिख देते हैं। अभी 5 ये हो गई हैं और 6 ये हो गई हैं। अभी 5 और बची हुई हैं, उसके लिए ऐसे लिख देंगे द अदर प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस आर आल्सो ट्रू इन W as element of W are also element of V। तो बाकी की जो प्रॉपर्टी है उनके लिए थ्योरी लिख दी है कि W के सारे एलिमेंट V के एलिमेंट है, तो जो बाकी बची हुई प्रॉपर्टी हैं वो W के एलिमेंट ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर देंगे क्योंकि वो सारे के सारे एलिमेंट V से आए हैं। दिस प्रूव दैट W इज सब स्पेस ऑफ VF। इस तरह से प्रूव हो जाता है कि जो हमारा W सबसेट है वो सब स्पेस है VF का। अब ये 2.9 है। 2.9 में थ्योरम नंबर 1 है intersection of two subspace is also a subspace of
बी एफ। ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2013 के इम्प्रूवमेंट में आई थी, 2014 में आई थी, 2015 के इम्प्रूवमेंट में आई थी, 2018 में आई थी और 2018 के इम्प्रूवमेंट में आई थी। 1 2 3 4 5 बार ये थ्योरम आ चुकी है। और इंटरसेक्शन की जो थ्योरम है वो सबसे अच्छी थ्योरम होती है, क्योंकि इंटरसेक्शन के रूल हमेशा यस होते हैं। अब यहाँ पर मुझे प्रूव करके दिखाना है कि दो मैं सब स्पेस अगर लेता हूँ तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक सब स्पेस होगा। एक सब स्पेस में W1 ले लूँगा और एक सब स्पेस में W2 ले लूँगा, और इसे क्वेश्चन की तरह से करेंगे। सब स्पेस जब प्रूव करना होता है तो A अल्फा प्लस B बीटा सब स्पेस को बिलोंग्स करना चाहिए, यानी कि जब सब सेट को A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स कर जाता है तो वो हमारा सब स्पेस हो जाता है। सिर्फ आपको ये करना है कि W1 और W2 दो सब स्पेस आपको लेकर के चलने हैं, और दो आप फील्ड के एलिमेंट ले लेंगे और दो आप अपने सबसेट से एलिमेंट ले लेंगे। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये बहुत अच्छी थ्योरम है। लेट W1, W2 आर सब स्पेस ऑफ BF। दोनों सब स्पेस मैंने मान लिए हैं। वी हैव टू प्रूव दैट W1 इंटरसेक्शन W2 इज सब स्पेस ऑफ BF। हमें प्रूव करके दिखाना है कि W1 इंटरसेक्शन जो होगा W1 इंटरसेक्शन W2 जो होगा वो सब स्पेस होगा BF का। अब ऐसे ले लेते हैं, फॉर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। W1 इंटरसेक्शन W2 को सब स्पेस सिद्ध करना जाना है। इससे दो आप, अब ये मैं क्वेश्चन की तरह से कर रहा हूँ। अब इसके दो एलिमेंट उठा ले गए। अब इंटरसेक्शन को तोड़ दीजिएगा। इस टू इम्प्लाइज अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W2। अब इंटरसेक्शन में से आ रहे हैं तो ये दोनों सेट के एलिमेंट्स को बिलोंग्स करेगा। अब दो स्केलर लेकर जाइए, फॉर A कॉमा B बिलोंग्स टू F। इस टू इम्प्लाइज A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1। ब्रैकेट में लिख देते हैं, चूंकि W1 इज सब स्पेस। डेफिनेशन को फॉलो करना है, एंड A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W2, चूंकि W2 इज सब स्पेस। अल्फा बीटा W1 में भी है और अल्फा बीटा W2 में भी है। W1 और W2 जो है सब स्पेस है, तो A अल्फा प्लस B बीटा जो एलिमेंट होगा वो W1 को भी बिलोंग्स करेगा, W2 को भी बिलोंग्स करेगा। अब A अल्फा प्लस B बीटा मेरा W1 में भी है और W2 में भी है, तो ये मेरा इंटरसेक्शन में आ जाएगा। इस टू इम्प्लाइज A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। और यही तरीका था हमारा क्वेश्चन करने का, और हमारी थ्योरम जो है वो प्रूव हो चुकी है। इस टू इम्प्लाइज W1 इंटरसेक्शन W2 इज सब स्पेस ऑफ BF। इस तरह से हमारी थ्योरम जो है, छोटी सी थ्योरम है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये प्रूव हो जाती है। अब इसके नीचे एक नोट पॉइंट है, ये 2019 में आया था। जो इंटरसेक्शन होता है सब स्पेस का वो हमेशा सब स्पेस होता है, लेकिन जब आप यूनियन लेते हैं तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो सब स्पेस हो। ये 2019 का नोट पॉइंट है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज नॉट नेसेसरली ए सब स्पेस ऑफ BF। अब नोट पॉइंट ये 2019 में आया था, और इसमें कहा जा रहा है कि दो सब स्पेस का जो यूनियन है वो एक सब स्पेस हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और जब भी किसी चीज़ को मना करते हैं तो मॉडल जबरा का रूल होता है कि आप उसके लिए एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। अभी इसे हम एग्जाम्पल से करेंगे। ऐसे मान लेते हैं,
W1 इजिकल टू ले लीजिएगा A00 सच दैट A बिलोंग्स टू F। W2 ले लीजिएगा 0B0 सच दैट B बिलोंग्स टू F। W1 में मैंने वो पॉइंट डाले हैं जो 3 डायमेंशन में एक्स एक्सिस पर पड़ेंगे। W2 में मैंने वो पॉइंट डाले हैं जो 3 डायमेंशन में वाई एक्सिस पर पड़ेंगे। ये जितने भी पॉइंट हैं वो मेरे 3D कोऑर्डिनेट्स आए होंगे, तो यानी कि ये दोनों मेरे सब स्पेस हैं किसी B3 के। अब ये ले लेता हूँ मैं W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ B3R। सॉरी, सब स्पेस नहीं, ये तो बड़ा वाला है, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस B3R के मैंने 2 सबसेट बनाए हैं। एक मैंने A00 लिया है, A00 वाले लिए है, ये एक्स एक्सिस सारे बिंदुओं को समेट लेगा। और एक मैंने वो लिया है, वाई एक्सिस वाला बिंदु लिया है, वो उसमें W2 में मैंने वाई एक्सिस वाले बिंदु सारे डाल दिए गए हैं। ये है। अब मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि W1 यूनियन W2 जो होगा वो सब स्पेस नहीं होगा। अब ऐसे ले लीजिएगा, एक एलिमेंट को अल्फा मान लीजिएगा, अल्फा इजिकल टू A,0,0 बिलोंग्स टू W1 इज टू इम्प्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। यूनियन में वो एलिमेंट आते हैं जो पहले में रहते हों या दूसरे में रहते हों। तो पहले में रहता है तो अभी यूनियन में आएगा, और दूसरे में रहता है तो अभी यूनियन में आएगा। ऐसी दूसरे के साथ भी होगा। उसे बीटा मान लेता हूँ, बीटा इज इक्वल टू 0,B,0 बिलोंग्स टू W2 इज टू इम्प्लाई बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। अब अल्फा भी यूनियन में है, बीटा भी यूनियन में है। अब आप कह सकते हैं देन अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। अब W1 यूनियन W2 में हम आ जाते हैं। अब हम वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को गलत सिद्ध करके दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर। अब 2 फील्ड के एलिमेंट लाइएगा। ए और बी तो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। अब ऐसे मान लीजिएगा फॉर x, y बिलोंग्स टू R। फील्ड मेरी रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स हो गया है मेरा। x और y मेरे रियल नंबर्स ले लिए हैं। अब x अल्फा तैयार करिएगा, y बीटा तैयार करिएगा, क्योंकि x अल्फा प्लस y बीटा इज इक्वल टू x A00 प्लस y 0B0। तो यहाँ से मिलेगा आपको x A, y B, 0। आप देखिएगा जो मेरा एलिमेंट है ये मेरा एलिमेंट एक्स वाई प्लेन में पड़ेगा, क्योंकि इसके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी है, ये मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट भी है। जबकि W1 में एक्स एक्सिस के पॉइंट थे ओनली, और W2 में जो पॉइंट लिए गए थे वाई एक्सिस के पॉइंट लिए गए थे। ये पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में पड़ेगा, तो ना ही ये W1 को बिलोंग्स करेगा, ना ही ये W2 को बिलोंग्स करेगा। इस कारण से ये W1 यूनियन W2 को भी बिलोंग्स नहीं करेगा। अब ऐसे लिख देते हैं, सिंस x a, y b, 0 does not belongs to W1 and x a, y b, 0 does not belong to W2. This two implies x a, y b, 0 does not belongs to W1 union W2. This two implies x alpha plus y beta does not belongs to W1 union W2। W1 union W2 को बिलोंग्स नहीं कर रहा है ये। इज टू इम्प्लाइज W1 union W2 is not सबस्पेस। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि W1 यूनियन W2 जो है वो सबस्पेस नहीं है। अभी हमने थ्योरम में देखा कि 2 सबस्पेस का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमेशा सबस्पेस होता है,
और दो सब स्पेस का यूनियन अगर हम लेते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सब स्पेस हो। तो यूनियन सब स्पेस का होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इंटरसेक्शन का सब स्पेस का होना ज़रूरी होता है। अब अगली थ्योरम इस तथ्य पर आधारित है कि अगर यूनियन सब स्पेस हो जाए तो क्या होगा। अब अगली थ्योरम आपको ये सिखाएगी कि अगर दो सब स्पेस का यूनियन सब स्पेस होता है तो ज़रूरी है कि एक सब स्पेस दूसरे सब स्पेस के अंदर स्थित होना चाहिए, यानी कि या तो पहला सब स्पेस दूसरे सब स्पेस के अंदर स्थित होगा या दूसरा सब स्पेस पहले सब स्पेस के अंदर स्थित होगा। ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है। ये थ्योरम थर्ड है। द यूनियन ऑफ two subspace is a subspace if and only if one is contained in other। अभी थ्योरम नंबर थर्ड है। ये 2017 का लॉन्ग क्वेश्चन था, 2014 के इम्प्रूवमेंट में भी आई है। ये मान करके चलिएगा जो चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं इसमें से हमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी कि आप ऐसे लीनियर अलजेब्रा में 3 चैप्टर हम ऐसे पढ़ेंगे जिनमें से हमें एक एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ज़रूर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा 3 चैप्टर ही जो है हमारा बेड़ा पार इसमें कर सकते हैं। अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि दो सब स्पेस का जो यूनियन है वो सब स्पेस होगा, तो उसके लिए कंडीशन बनेगी इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ में भी सवाल 2 बार होता है और इसके लिए कंडीशन बनेगी वन इज़ कंटेन्ड इन अदर, यानी कि मैं दो सब स्पेस अगर लेकर के चलता हूँ तो वन इज़ कंटेन्ड इन अदर, या तो पहला दूसरे के अंदर स्थित होना चाहिए अर्थात पहला दूसरे का सबसेट होना चाहिए, या दूसरा पहले के अंदर स्थित होना चाहिए, या अर्थात दूसरा वाला जो है वो पहले वाले का सबसेट होना चाहिए। अब इसे दो बार थ्योरम को करने जा रहे हैं। अब हम पहले हम स्टेटमेंट को ही प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूफ लेट W1, W2 are two subspace of BF। W1 और W2 जो है हमने दो सब स्पेस ले लिए हैं BF के। अब ऐसे लेते हैं if we assume that one is contained in other, एक जो है दूसरे के अंदर स्थित है। तो देखिएगा क्या क्या होता है। if W1 subset W2 इसको implies W1 union W2 is equal to W2। W1 के सारे एलिमेंट W2 के अंदर है तो यूनियन से बड़ा वाला सेट तैयार होता है, तो मेरा आंसर W2 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन देख लीजिएगा, if W2 सबसेट ऑफ W1 is to imply W1 union W2 is equal to आ जाएगा W1। then W1 union W2 is equal to W1 और W2। एक कंडीशन अगर प्रूव होती है तो यूनियन का आंसर W1 बनेगा और दूसरी कंडीशन अगर प्रूव हो जाती है तो आंसर W2 बन जाएगा। लेकिन थ्योरम की सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि W1 W2 दोनों सब स्पेस हैं। अगर आंसर W1 बनता है तो अभी वो सब स्पेस होगा और आंसर W2 बनता है तो अभी वो सब स्पेस होगा। तो पहला पार्ट जो है वो छोटा सा ही हो जाता है। सिंस W1, W2 आर सब स्पेस then W1 union W2 is also subspace of BF। ये प्रूव हो चुका है। अब उल्टा करते हैं इसे कन्वर्सली। अब कन्वर्सली है
कन्वर्सली में हम उल्टा करके दिखाएंगे, यूनियन को हम सब स्पेस मानेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे वन इज कंटेन्ड इन अदर। यूनियन को हम उल्टा करके दिखा रहे हैं, तो इसमें हम मान करके चलेंगे कि वन इज, प्रूव तो करना होगा वन इज कंटेन्ड इन अदर। थोड़ी देर के लिए हम इस थ्योरम को जो प्रूव करेंगे वो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे, यानी कि हम ये मान करके चलेंगे वन इज नॉट कंटेन्ड इन अदर, यानी कि कोई सा भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है। तो उसके बाद जब डेफिनेशन फॉलो होगी सब स्पेस की, तो लास्ट में जाकर के गलती प्राप्त हो जाएगी और हम कह देंगे कि हमारा ये मानना कि वन इज कंटेन्ड इज नॉट अदर गलत है। तो सही बात यह है कि एक सबसेट दूसरे सबसेट के अंदर स्थित होना चाहिए। अब इस हम कॉन्ट्रडिक्शन से लेंगे। अब ये लेते हैं, वी टेक दैट W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस। W1 यूनियन W2 जो है वो सब स्पेस है। अब हम ये मान करके चलते हैं, इफ पॉसिबल W1 नॉट सब स्पेस ऑफ W2 एंड W2 नॉट सब स्पेस ऑफ W1। अब हमने मान लिया है W1 W2 का सबसेट नहीं है और W2 जो है वो W1 का सबसेट नहीं। ये यहाँ से रूल निकल जाते हैं, और W1 नॉट सबसेट ऑफ W2 इसको इम्प्लाइज W1 W2 का सबसेट अगर होता है तो W1 के सारे एलिमेंट W2 में स्थित होते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि W1 W2 का सबसेट नहीं है तो W1 में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो W2 में उपस्थित ना हो। क्या बोला? W1 अगर W2 का सबसेट नहीं है तो W1 में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो W2 में उपस्थित नहीं होगा। इसी चीज़ को अब हम यूज़ कर रहे हैं, देयर एग्जिट्स स्मॉल W1 belongs to W1 but small W1 does not belongs to W2। इक्वेशन 1। अब हमने एक एलिमेंट छोटा W1 माना है जो कैपिटल W1 का तो एलिमेंट होगा लेकिन कैपिटल W2 का एलिमेंट नहीं होगा। अब इसी तरह से दूसरे के लिए लगाइएगा, और W2 नॉट सबसेट और W1 इसको implies there exists small W2 belongs to W2 but small W2 does not belongs to W1। इक्वेशन 2, यानी कि W1 W2 का सबसेट नहीं है तो इक्वेशन 1 ट्रू है, और W2 W1 का सबसेट नहीं है तो इक्वेशन नंबर 2 ट्रू है। इस प्रकार से मेरी ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं। लेकिन W1 W2 1 का एलिमेंट है, W2 W2 का एलिमेंट है। जब मैं इनका यूनियन लेने जाऊंगा तो दोनों एलिमेंट मुझे मिल जाएंगे। अब ये आ जाते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि जब हम यूनियन लेने जाते हैं तो हम उन सारे एलिमेंट को सम्मिलित करते हैं जो पहले सेट में हो या दूसरे सेट में हो। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 W1, W2 belongs to W1 यूनियन W2। ये एलिमेंट मेरे यूनियन में आ चुके हैं और ये मेरा सब स्पेस है। तो सब स्पेस होने के कारण ये मेरा वेक्टर एडिशन के सारे रूल को फॉलो करेगा। W1, W2 belongs to W1 यूनियन W2, then W1 plus W2 belongs to W1 यूनियन W2। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बाय क्लोजर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। W1 यूनियन W2 मेरा सब स्पेस है, तो ये सारी 11 की 11 प्रॉपर्टी का पालन करेगा। तो इस कारण से मैंने वेक्टर स्पेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी लगा दी है क्लोजर लॉ। तो W1 प्लस W2 मेरा यूनियन में आ चुका है। अब मैं आगे चलता हूँ। अब W1 प्लस जो W2 है वो एलिमेंट आ गया है W1 यूनियन W2 का। जब यूनियन हटता है तो इंग्लिश का वर्ड और आता है, और इंटरसेक्शन हटता है तो इंग्लिश का वर्ड एंड आता है।
अब हमारी लाइन बन चुकी है कि W1 प्लस W2 जो है वो W1 यूनियन W2 को बिलोंग्स करेगा। मैं यूनियन को तोड़ने वाला हूँ, तो ये जो मेरा W1 प्लस W2 होगा, या तो ये कैपिटल W1 में स्थित होगा या कैपिटल W2 में स्थित होगा। इस टू इम्प्लाइज W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1 और W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W2। अब इन दोनों में से कोई सा एक रास्ता मैं लेकर के चलूँगा, क्योंकि ये तो मुझे पहली लाइन में ही पता है कि W1 और कैपिटल W1 कैपिटल W2 जो है ये मेरे दोनों सब स्पेस हैं। अब मैं इसमें से ये ले लेता हूँ। अब मैं इस समय थ्योरम नंबर 2 को प्रो करने वाला हूँ। अब ये वाली टर्म ले लेता हूँ मैं। एक W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1। इफ लगाया है मैंने, यदि इफ W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1, देन अब मैं थ्योरम नंबर 2 लगाने जा रहा हूँ कि अल्फा और बीटा अगर सब स्पेस के एलिमेंट है तो उनका जो डिफरेंस है वो भी सब स्पेस का एलिमेंट होगा। अब एक एलिमेंट तो मेरे पास W1 का ये पड़ा हुआ है और एक एलिमेंट देखिएगा मेरे पास W1 का ये पड़ा हुआ है। इफ W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W2, देन W1 प्लस W2 माइनस W1 बिलोंग्स टू W1। इस टू इम्प्लाइज W2 बिलोंग्स टू W1। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि W1 बिलोंग्स टू W1 है एंड कैपिटल W1 इज सब स्पेस। जो स्मॉल W1 वाला एलिमेंट आया था वो समीकरण नंबर 1 के अनुसार कैपिटल W1 से आया था और वो सब स्पेस है, तो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W इज टू इम्प्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। ये थ्योरम नंबर 2 हो चुकी है। अब यहाँ से देख लीजिएगा W2 बिलोंग्स कर रहा है किसको, कैपिटल W1 को। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, W2 संबंध नहीं रखता है W1 से, तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 जो है वो गलत हो चुकी है। Then equation T2 is not true. So अब इक्वेशन नंबर 2 पैदा क्यों हुई थी, उसका कारण था ये। तो इक्वेशन नंबर 2 गलत हो चुकी है पूरी लाइन, तो यानी कि ये लाइन भी जो है वो गलत हो गई है। इज नॉट ट्रू, सो W2 सबसेट ऑफ W1। अब इक्वेशन नंबर 2 में गलती आ चुकी है, तो इक्वेशन नंबर 2 जिस रूल को मान करके लिखी गई थी वो गलत हो चुका है, तो हमने उल्टा लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को गलत करता हूँ। अब ये एलिमेंट मैंने W1 का लिया था, अब इधर की तरफ से आइएगा, दोनों में से कोई ना कोई एक बात तो सच होगी। इफ स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W2, दिस टू इम्प्लाइज W1 प्लस W2 माइनस W2 बिलोंग्स टू W2 इज टू इम्प्लाइज W1 बिलोंग्स टू W2। फिर ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, चूंकि स्मॉल W2 बिलोंग्स टू W2 एंड W2 इज सब स्पेस। तो स्मॉल W2 जो है मेरा कैपिटल W2 से आया है, इस कैपिटल W2 मेरा सब स्पेस है, तो मुझे सब स्पेस की प्रॉपर्टी लगाने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिएगा यहाँ फिर गलती आ गई है, W1 संबंध नहीं रखता है W2 से, और यहाँ देखिएगा यहाँ संबंध रख रहा है, और यहाँ देखिएगा डज नॉट बिलोंग्स टू है। इक्वेशन नंबर 1 गलत हो चुकी है, तो यानी कि ये गलत है, तो इसका उल्टा सच होना चाहिए। देन equation 1 is not true, so W1 सबसेट ऑफ W2। अब इस वाली लाइन से दो रास्ते बने, चूंकि बीच में और लिखा हुआ है, और में या तो ये बात सच होगी या ये बात सच होगी, या दोनों भी बात सच हो सकती है। अगर ये वाली बात सच है तो W1 यहाँ से ये यहाँ से ये यहाँ पर इक्वेशन 1 इज, अगर ये वाली बात सच है तो यहाँ से रिजल्ट आता है मेरा W2 सबसेट ऑफ W1 है,
अगर ये वाली बात सच हो जाती है तो रिजल्ट आता है W1 सबसेट है W2 का। अब हम कह सकते हैं वी कंक्लूड दैट W1 सबसेट ऑफ W2 और W2 सबसेट ऑफ W1 is to implies one subspace is contained in other। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि एक सब स्पेस जो है वो दूसरे के अंदर स्थित होगा, यानी कि वन इज कंटेंट इन अदर या सेकंड इन कंटेंट इन फर्स्ट। अब इन दोनों में से कोई भी बात आप कह सकते हैं। ये वेक्टर सब स्पेस वाला जो पोर्शन है ये पूरा हो चुका है। अब चैप्टर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 वीडियो अगर और हो जाएंगी तो इसमें ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।